नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जो अपनी मैं ये सीरीज करवा रही हूँ, मुझे करवाने में बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको जो मैं करवा रही हूँ वो कैसा, जो प्रश्न पत्र मैं करवा रही हूँ वो कैसे आपको लग रही हैं, या वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2006 का प्रश्न पत्र, जो कि यह जो मैं करवा रही हूँ यह हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर हिंदी के स्टूडेंट को ये चीजें पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में, प्रेम सागर में। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में हुआ है। प्रेम सागर 1903 ईस्वी लल्लू लाल की रचना है, जिसमें सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? अष्टम में, सप्तम में, नवम में, दशम में। तो किसमें किया गया है? अष्टम में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् गीता, भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। तो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति रागानुरागा भक्ति है। अब देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई को, विद्यापति को, पुष्पदंत को, जगनिक को। तो अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वो विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव विद्यापति की उपाधि है। यहाँ पर कवि दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी उपाधि दी गई है। चंद्रबरदाई को कहा जाता है छप्पयों का राजा, पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति, और विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, मैथिल कोकिल, खेलन कवि और पंचानन। अब देख लेते हैं पांचवें प्रश्न को। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? विषमीकरण, समीकरण, विपर्यय, आगम। तो चक्र का चक्का हो जाना जो उदाहरण है वो है समीकरण का। चक्र का चक्का हो जाना व्यंजनों के समीकरण या संयोग का उदाहरण है। अब देख लेते हैं छठे प्रश्न को। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। तो यह जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। जर्मनी विद्वान याकूब ग्रिम ने 1922 ईस्वी में जर्मन भाषा का व्याकरण लिखा। इस ग्रंथ में ग्रिम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रिम नियम कहा जाता है। अब देख लेते हैं सातवें प्रश्न को। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वो है तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचना है, जिसमें 7 कांड है। इसकी रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर और सूरदास के आग्रह पर की थी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन में बाकी जो रचनाकार दिए गए हैं उनके बारे में भी यहाँ है। जो मीराबाई हैं उनकी जो रचना है वो है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद, और रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, अष्टयाम। सूरदास जी की रचना है सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल।
8वें प्रश्न को देख लेते हैं। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास। तो जो ये पंक्ति है ये है कुंभनदास जी की पंक्ति है। कुंभनदास प्रथम अष्ट छापई कवि हैं। ये जाति के क्षत्रिय थे। कुंभनदास 1468 से 1583 ये इनका जन्म निधन वर्ष है। अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर इन्हें अफसोस हुआ और इन्होंने लिखा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। और यहाँ पर अष्टछाप के अन्य कवियों की भी पंक्ति दी गई हैं, तो जिनको हम देखेंगे। कुंभनदास, संतन को कहा सीकरी सो काम। सूरदास, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करी के छूटत। चतुर्भुजदास, जसोदा, कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुंह पे कहत कहे नहीं जात। नंददास की पंक्ति है, वृंदावन को रीझी मनहु परी राई माला। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण की, बिहारी की, देव की, मतीराम की। तो ये जो पंक्ति है यह मतीराम की पंक्ति है। ये पंक्ति मतीराम की है। मतीराम रीतिकालीन काव्यधारा के रीतिबद्ध कवि हैं। यहाँ पर रीतिकालीन कुछ और कवि दिए गए हैं और उनकी पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। भूषण की जो पंक्ति है वो है, दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। बिहारी की पंक्ति है, रस सिंगार मंजन किसे कंजन मंजन दैन। देव की पंक्ति है, सासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। मतीराम की पंक्ति है, को कितेक उपाय करो कहू होत है आपुन पीव पराए। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, जहां विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यह जो पंक्ति है, तंत्री नाद कविद रस सरस राग रति रंग अनु बूढ़े बूढ़े तिरे तो बूढ़े सब अंग। बिहारी सतसई का एक दोहा है। बिहारी कहते हैं, तंत्री नाद वीणा यानी वीणा कवित रस एवं रति रंग में अनबूढ़े अर्थात पूर्ण डूबे नहीं हैं, वे तो बूढ़े नष्ट हो गए हैं, पर जो पूर्ण रीति से बूढ़े या प्रविष्ट हुए वे तर गए हैं। इन बातों में विरोधाभास है। अब देख लेते हैं 11वें प्रश्न को। हिम क्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिओद, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी। जो हिम क्रीटनी रचना है वो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम क्रीटनी 1943 ईस्वी राष्ट्रीय धारा के कवि माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और नीचे जो बाकी के कवि ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में भी दिया गया है, तो वो हम जरूर देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, हिमक्रीटनी, हिम तरंगनी, समर्पण। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, रश्मि रेखा, ए पलक, क्वासी, हम विश्पाई, जन्म के, उर्मिला, विनोबा, सतवन। सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, चेतना, कुणाल। हरिओद की जो रचनाएं हैं वो हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदही वनवास। अब देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, कहानी। तो जो कछुआ धर्म है वो निबंध विधा की रचना है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म निधन वर्ष है वो है 1883 में जन्म और 1922 ईस्वी में निधन। इनकी जो निबंध हैं वो हैं कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठान। 13वां प्रश्न है, ए लड़की किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोपती। तो ए लड़की जो रचना है वो है कृष्णा सोपती की। ए लड़की 1991
कृष्णा सोबती की लंबी कहानी है। यहाँ पर लेखिकाएं दी गई हैं और यहाँ पर उनकी कहानियां दी गई हैं। तो जो मैत्री पुष्पा है उनकी कहानी है चिन्हार, ललमनिया, त्रिया हट, सिस्टर, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, तुम किसकी हो बिन्नी। मन्नू भंडारी की है मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब। ममता कालिया की है छुटकारा, सीट नंबर 6 या सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत, मुखोटा। कृष्णा सोबती की है डार के बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की, जैनी मेहरबान सिंह। हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 14 पर। चॉकलेट किसकी रचना है? चतुर सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद्र जोशी। तो जो चॉकलेट रचना है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी जो यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं इनके बारे में भी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यासकार हैं और यहाँ पर इनके उपन्यास हैं। तो चतुर सेन शास्त्री के जो उपन्यास हैं वो है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्यभिचार, आत्मदाह है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, चॉकलेट। ऋषभ चरण जैन, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यपुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी। इलाचंद्र जोशी, घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज के पंछी। अब देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन को। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर क्षत्रिय, शंकर शेष। तो जो शकुंतला की अंगूठी है उसके जो रचनाकार हैं वो है सुरेंद्र वर्मा। शकुंतला की अंगूठी 1990 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। यहाँ पर नाटककार दिए गए हैं और यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। तो जो सुरेंद्र वर्मा है उनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। रमेश बख्शी, देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। प्रभाकर क्षत्रिय की नाटक है इला, साच कहूं तो, फिर से जहांपना, शंकर शेष, फंदी घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावती सरोवर, कोमल गांधार। 16वां प्रश्न है आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आह वेदना मिली विदाई ये जो पंक्ति है ये है स्कंदगुप्त नाटक की। ये पंक्ति प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की है जो देवसेना गाती है। जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। सज्जन 1910, कल्याणी 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक दिए गए हैं और उन नाटकों की पंक्ति दी गई है। अजात शत्रु, स्वयं निज माधुरी छवि का रसीला गान गाएगी, अलग तब चेतना ही चित्त में कुछ न रह जाएगी। चंद्रगुप्त की पंक्ति है बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस वदन पर चिंता लेख। स्कंदगुप्त की पंक्ति है बजा दो मनमोहन बजा दो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है अस्ताचल पर युवती, संध्या की खुली अलक घुंघराली है। अगला प्रश्न है सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो जो सारिका पत्रिका है इसका संपादन राजेंद्र यादव ने नहीं किया।
सारिका पत्रिका हिंदी की मासिक पत्रिका भी जो पूर्णतया गद्य साहित्य की कहानी विधा को समर्पित थी। यह पत्रिका टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती थी। अब देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो वर्धा में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय पुणे में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय पुणे में है। भाई यहाँ तो पुणे दिया हुआ है और वैसे तो ये वर्धा पुणे होगा, इसका पुणे। 1 मिनट। हमारा 18वां प्रश्न है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। तो जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वो महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। यहाँ पर जो पुणे दिया गया है वो गलत है, या तो ये मिसप्रिंट है, ये गलत है, पुणे नहीं है, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न है काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विंशवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है ये है नामवर सिंह का। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीसवां प्रश्न है लोनजाई नस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। तो जो इसका है वो सी है, भाव प्रवणता। लोनजाई नस के विचार को उदात्त का प्रमुख स्रोत भाव प्रवणता को माना है। 21वां प्रश्न है हमारा दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। स्थापना है हमारी साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क क्या है? साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। तो मुझे तो इसमें दोनों सही नजर आते हैं, देख लेते हैं क्या है। दोनों सही हैं भाई। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं कि व्याख्या में क्या दिया गया है। साहित्य साधना अखिल विश्व संपूर्ण विश्व को स्वतः में अनुभव करती है क्योंकि साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः एकात्मक के लिए नहीं होता बल्कि साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए होती है। अतः दोनों सही हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 22वें प्रश्न को। बाईसवें प्रश्न को देख लेते हैं। संत छाड़े संतई कोटिक मिलय असंत चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तर्क में क्या दिया गया है? दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। इसमें जो पहला है वो सही है और जो आर है वो गलत है। ए, बिल्कुल ए ठीक है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक विषैले सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाएं फिर भी साधु यानी जो सज्जन होते हैं के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते। दुष्टों की संगत में रहने पर भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। अतः ए सही और आर गलत है। अब देख लेते हैं 23वें प्रश्न को। स्थापना दी गई है अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। अब तर्क में क्या दिया गया है? अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होने लगे हैं।
तो मुझे तो ए सही और आर गलत नजर आता है। बिल्कुल, इसमें डी सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना लोग सम्मानित महसूस नहीं कर सकते। अतः जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें स्थापना दी गई है, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, और तर्क दिया गया है, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो मुझे तो दोनों सही नजर आते हैं। सही, गलत, सही, सही, डी। बिल्कुल, इसमें जो सही है वो डी सही है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भाषा किसी समाज के विकास का द्योतक है। जो भाषा जितना अधिक एवं उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है वह उतनी ही प्रगतिशील होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। अतः इसमें जो दोनों विकल्प दिए गए हैं दोनों ही सही हैं। अब देख लेते हैं 25वें प्रश्न को। इसमें स्थापना दी गई है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्ति कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। और तर्क है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो ए गलत और आर सही है। ए गलत और आर सही। ए सही और आर सही, इसमें दोनों ही सही है भाई। यहाँ मैं गलत हूँ, ये दोनों सी सही है। इसमें दोनों ही तर्क जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसे ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही व्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्वानुभूति दोनों स्वतः की होगी। वह अपने आप को दूसरों से कहीं बेहतर समझ सकता है। अतः इसमें जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। भाई अब क्वेश्चन आ गए हैं कालक्रम वाले। तो जो 26वां हमारा क्वेश्चन है वो है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। हमें यहाँ पर पत्रिका दी गई है और इनका काल क्रमानुसार इनको लगाना है। यहाँ पर है मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। तो इसमें जो सही क्रम है वो है ए ही सही क्रम है। इनमें पहले मतवाला, फिर कल्पना, फिर सारिका, फिर पहल। तो नीचे इनका प्रकाशन वर्ष, संपादक और स्थल दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। मतवाला जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक थी और 1923 ईस्वी महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय, निराला इसके संपादक थे। और इसका जो स्थल था वो था कलकत्ता से ये निकलती थी। कल्पना द्विमासिक पत्रिका थी, 1949 इसका प्रकाशन वर्ष था। आयेंद्र शर्मा इसके संपादक थे और हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। सारिका 1970 संपादक थे कमलेश्वर और प्रकाशित होती थी यह मुंबई से। पहल त्रैमासिक पत्रिका थी, 1973 इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके जो संपादक थे वो थे ज्ञान रंजन और स्थल था जयपुर। अब देख लेते हैं 27वें प्रश्न को। 27वां प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी। सबसे पहले परख है, फिर सुनीता है, फिर त्यागपत्र है, फिर सुखदा है। और यहाँ पर इनके प्रकाशन वर्ष भी दिए गए हैं। और ये जो जितने भी नाटक हैं यह है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है ये, सॉरी मैंने नाटक बोला। तो इनका क्रम देख लेते हैं। जो परख है वो 1929 में है, सुनीता 1934 में है, त्यागपत्र 1937 में है, कल्याणी 1939 में है, सुखदा 1952 में है, विवर्त 1953 में है, व्यतीत 1953 में है, जयवर्धन 1956 में है, मुक्तिबोध 1965 में है, अनंतर 1968 में है, अनाम स्वामी 1974 में है और दशार्क 1985 में है। 28वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा।
तो इसमें सबसे पहले तो मिश्र बंधु होने चाहिए, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से हमारा डी सही है। इनका प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद, इसके जो इतिहासकार हैं वो है मिश्र बंधु। प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 ईस्वी। 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो यही है, संयोगिता, स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। नीचे इनके प्रकाशन वर्ष भी दिए गए हैं, हम वो भी देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1885 है और नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास। चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद। सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र। कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। 30वां प्रश्न है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन। तो ये जो कहानी यहाँ पर दी गई है इनमें जो ऑप्शन हमारा ठीक है वो है हमारा सी ठीक है। उसने कहा था कफन, रोज, यही सच है। तो इनके प्रकाशन वर्ष नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर कहानी दी गई है, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है और यहाँ पर कहानीकार है। उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद। रोज को गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है 1934 ईस्वी अज्ञे। यही सच है 1968 ईस्वी मन्नू भंडारी। अब देख लेते हैं 31वें प्रश्न को। 31वां प्रश्न है। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। यह जो आत्मकथा है यह बच्चन सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये। और इसका जो सही क्रम है वो है बी। सबसे पहले है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर है नीड़ का निर्माण, फिर है बसेरे से दूर और फिर है 10 द्वार से सोपान तक। और नीचे इनका प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है तो हम उसको भी देखेंगे। यह जो आत्मकथा है यह है हरिवंश राय बच्चन की और इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया गया है। यह 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अनामिका, पल्लव, भारत भारती, दीपशिखा। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो है डी। सबसे पहले है भारत भारती, फिर है अनामिका, फिर है पल्लव, फिर है दीपशिखा। यहाँ पर जो काव्य कृतियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष है और यहाँ पर रचयिता है। जो भारत भारती है वो 1912 की रचना है और मैथिली शरण गुप्त की है। अनामिका 1923 निराला, पल्लव 1928 पंत, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं ऊपर करना भूल गई थी। भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त, अनामिका 1923 ईस्वी निराला, पल्लव 1928 ईस्वी पंत, दीपशिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा। अब देख लेते हैं 33वें प्रश्न को। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी नया मूल्यांकन। जो इनका सही क्रम है वो है ये पहले वाला ही सही क्रम है इनका। सबसे पहले हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी नया मूल्यांकन। नीचे इनकी व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं। हिंदी नवरत्न है मिश्र बंधु का 1910 में। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया। बिहारी और देव लाला भगवान दीन का है, इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया। बिहारी का नया मूल्यांकन बच्चन सिंह 1957 ईस्वी।
34वां प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? रस गंगाधर, काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार। तो यहाँ पर जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ये, और इनका जो सही क्रम है वो है बी। सबसे पहले है काव्य अलंकार सूत्र, फिर काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक और रस गंगाधर। नीचे इनकी व्याख्या दी गई है, हम वो भी देख लेते हैं कि कौन से ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो काव्य अलंकार सूत्र जो है वो वामन की रचना है 800 ईस्वी। काव्य अलंकार रुद्रट की रचना है 9वीं सदी। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है और 9वीं सदी का उत्तरार्ध। रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है और ये है 17वीं सदी की। 35वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। तो जो इसमें सही क्रम है वो सी है। छायावाद का पतन, नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान। नीचे इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। छायावाद का पतन 1948 ईस्वी देवराज उपाध्याय। नई कविता के प्रतिमान 1957 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 मुक्तिबोध। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी नामवर सिंह। 36वां प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी उग्र, ताई सुदर्शन। 11 वर्ष का समय जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां। तो ये ठीक है, रानी केतकी की जो कहानी है वो इंशाअल्लाह खां की है। और नीचे रचना और इनके लेखक दिए गए हैं। दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी, ये जो पंक्ति है ये है चतुरसेन, यह जो रचना है ये है चतुरसेन शास्त्री की। ताई रचना जो है वो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल की। रानी केतकी की कहानी है इंशाअल्लाह खां की। अब देख लेते हैं 37वें प्रश्न को। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। तो इसमें जो सही है वो दिल्ली का दलाल है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। गुनाहों का देवता, जो गुनाहों के देवता है वो है भगवती चरण वर्मा। दिल्ली का दलाल है भगवती प्रसाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता है भाई धर्मवीर भारती की रचना है। और अंतराल है मोहन राकेश की। अंतराल है मोहन राकेश की। भूले बिसरे चित्र है भगवती चरण वर्मा की। तो इस तरह से जो हमारा कूट सही होता है वो सही होता है ए सही है। नीचे इनके लेखक और प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। जो दिल्ली का दलाल है वो 1927 की रचना है और इसके लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी धर्मवीर भारती। अंतराल है 1972 ईस्वी मोहन राकेश। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। धूप सा तन दीप सी में, मधुप गुनगुनाकर कह जाता, स्नेह निर्जर बह गया, हाय मृत्यु का ऐसा अमर। धूप सा तन दीप सो में जो रचना है, जो पंक्ति है वो है महादेवी वर्मा की। मधुप गुनगुनाकर कह जाता जो पंक्ति है ये है जयशंकर प्रसाद की। स्नेह निर्जर बह गया जो पंक्ति है वो है निराला की। स्नेह निर्जर बह गया निराला। हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन, यह है पंत की। तो इस प्रकार से जो हमारा कूट सही होता है वो सही होता है बी। नीचे पंक्तियां और इनके रचनाकार भी दिए गए हैं।
धूप सा तन दीप सी मैं महादेवी वर्मा, मधुप गुनगुनाकर कह जाता जयशंकर प्रसाद, स्नेह निर्जर बह गया निराला, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन पंत। अब देख लेते हैं 39वें प्रश्न को। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। बाला बोधनी, हंस, प्रतीक, कल्पना। तो जो बाला बोधनी है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बाला बोधनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और जो हंस पत्रिका है वो है प्रेमचंद की, और जो प्रतीक पत्रिका है वो है अज्ञेय की, और कल्पना जो पत्रिका है वो है बद्री विशाल पित्ती की। तो इस प्रकार से आगे इनके कूट दिए गए हैं, आप देख लीजिए ढंग से, आगे इनके कूट दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इसमें जो है ये सी है, सी ठीक है। अब इनकी प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं और कहाँ से प्रकाशित होती थी वो देख लेते हैं। जो बाला बोधनी है वो 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये मासिक पत्रिका थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे, और इसका स्थान बनारस है। हंस पत्रिका मासिक पत्रिका थी, 1930 इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रेमचंद इसके संपादक थे और बनारस से प्रकाशित होती थी। प्रतीक द्विमासिक पत्रिका 1947 ईस्वी, अज्ञेय इलाहाबाद। कल्पना द्विमासिक पत्रिका 1949 ईस्वी, बद्री विशाल पित्ती और हैदराबाद। 40वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर इनके रचनाकार दिए गए हैं। मृगावती, मधुमालती, आखिरी कलाम, अनुराग बासरी। तो जो अनुराग बासरी है वो है नूर मोहम्मद की, मधुमालती है, मृगावती है कुतुबन की, और जो मधुमालती है वो है मंझन की, और आखिरी कलाम है जायसी की। तो इस तरह से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है डी। इस तरीके से हमारा कूट जो ठीक होता है वो डी होता है। और नीचे अब देख भी लेते हैं हम। मृगावती है कुतुबन की, मधुमालती है मंझन की, आखिरी कलाम है जायसी, अनुराग बासुरी, नूर मोहम्मद। अब देख लेते हैं 41वें प्रश्न को। 41वां प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। तो जो बांगरू है वो बोली जाती है रोहतक, भोजपुरी बोली जाती है छपरा में, जो इनके क्षेत्र है वो है, और कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा, और खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में, खड़ी बोली। तो इस प्रकार से जो हमारा कूट सही होता है वो होता है ए। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, जो बांगरू है वो इसका जो क्षेत्र है वो रोहतक है, भोजपुरी का छपरा है, कुमाऊनी का अल्मोड़ा है, खड़ी बोली का मेरठ है। अब देख लेते हैं 42वें प्रश्न को। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पर लेखिकाएं दी गई हैं। तो जो आपका बंटी है वो है मनु भंडारी की रचना। 55 खंबे लाल दीवार जो है वो है उषा प्रेमवदा की। आमा जो है वो है चित्रा मुगदल की, और बेघर जो है वो है ममता कालिया की। तो इस प्रकार से हमारा जो कूट सही होता है वो होता है बी। आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवार 1961 ईस्वी, उषा प्रेमवदा। आवा 2000 ईस्वी, चित्रा मुदगल। बेघर 1971 ईस्वी, ममता कालिया। अब देख लेते हैं 43वें प्रश्न को। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्ति दी गई है और यहाँ पर इनके रचनाकार दिए गए हैं। तो दोनों ओर प्रेम पलता है, तो जो पंक्ति है ये है मैथिली शरण गुप्त की। धिक जीवन
धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये है निराला की, ये जो पंक्ति है निराला की है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, ये है तुलसीदास की। बिन भी दूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, बिन भी हूं है, ये दूं नहीं है, बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। तो ये जो पंक्ति है ये है महादेवी वर्मा की। और इस प्रकार से जो हमारा कूट ठीक होता है वो होता है सी। दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई तुलसीदास। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, महादेवी वर्मा। 44वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्ति दी गई है और यहाँ पर आचार्यों के नाम दिए गए हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, पुनः क्वापि। रमणीयार्थ प्रतिपादके शब्द काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? शब्दार्थों सहित जो काव्यम पंक्ति है वो है भामह की। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति जो पंक्ति है ये है पुनः क्वापी, ये जो पंक्ति है ये है मम्मट की। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो पंक्ति है ये है जगन्नाथ की। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो पंक्ति है ये है विश्वनाथ की पंक्ति है। तो इस प्रकार से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है बी। इस प्रकार से हमारा बी कूट ठीक होता है। और नीचे दिया भी गया है कि कौन सी इन कालक्रम भी इनका देख लेते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम जो पंक्ति है वो है भामह की 6वीं सदी का पूर्वार्ध। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी का प्रथम चरण। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ 14वीं सदी का पूर्वार्ध। 45वां प्रश्न है, यह भी सुमेलित करना है। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पर इनके क्या कहते हैं, यहाँ पर इनके वो प्रवर्तक दिए गए हैं। तो जो विरेचन सिद्धांत है वो किसका है? नरवैयक्तिकता का सिद्धांत, रूपवाद, विखंडनवाद। तो विखंडनवाद जो है वो है देरिदा का, और रूपवाद जो है वो है रूपवाद है कोलरिज का। नरवैयक्तिकता का सिद्धांत है इलियट का, और विरेचन का सिद्धांत है अरस्तु का। तो इस प्रकार से हमारा जो कूट ठीक होता है वो होता है बी। हमारा बी ठीक होता है। अब नीचे देख भी लेते हैं। यहाँ पर सिद्धांत है और यहाँ पर प्रवर्तक है। विरेचन का सिद्धांत है अरस्तु का, नरवैयक्तिकता का सिद्धांत है इलियट का, रूपवाद का सिद्धांत है कोलरिज का, विखंडनवाद का सिद्धांत है जोग देरिदा का। वैसे तो प्रश्न देखे जाए तो यहीं तक होते हैं, आगे तो फिर हमारा पैराग्राफ आ जाता है। देखो आप पढ़ लीजिए। निर्देश है, निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इसे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए अपने अब आगे है ये तो पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन आराम से बता दिए जाते हैं वैसे तो, चलो फिर भी हम देख लेते हैं। 46वां है, उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है
तो उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक श्रद्धा का स्वरूप हो सकता है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? सीधी इसकी व्याख्या ही देख ले। इसका जो आंसर है वो ए है। श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। जब हम किसी पर श्रद्धा करते हैं तो उसके बदले में हम श्रद्धे से कुछ नहीं चाहते, जबकि प्रेम व्यक्तिगत होता है। प्रेम में हम प्रिय पर लोभवश एक अनन्य अधिकार रखते हैं तथा प्रिय से प्रेम की आशा या चाहत रखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि इसका जो आंसर है वो डी है। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा को प्रकट करते हैं। 49 है, फिर है 49 जो है वो है, उपर्युक्त गद्यांश का निष्कर्ष है बी, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है जिसका प्रयोग हम अपने प्रिय एवं श्रद्धे के लिए करते हैं। और 50वां क्वेश्चन है, जागृत समाज का क्या लक्षण है? डी है इसका, सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। जागृत समाज का लक्षण यह है कि वह सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध व्यक्त करे तथा समाज में श्रद्धे का सम्मान करे एवं अत्याचारी का विरोध करे। तो यह प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हो गया है। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। अब मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, जिसमें हम करेंगे यूसीजी नेट परीक्षा दिसंबर 2006 का प्रश्न पत्र। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।